हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में। आज से स्टार्ट करते हैं कुछ बेस एसेंशियल लिटरेरी टर्म्स जो 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर साल के पेपर को उठाकर देख लीजिए, आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ टर्म, इट रिफर्स टू अ स्टोरी दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स। इट्स लैटिन टर्म मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, द ओरिजिन, द एग। Horace has used it in Ars Poetica. It is। कितने क्वेश्चन मिल गए कि ये एक टर्म है और ये एक स्टोरी को रिफ़र करता है जो कि मतलब इवेंट्स की बिगिनिंग के लिए इंडिकेट करता है, और ये एक लैटिन टर्म है जिसका मीन्स होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, और इसको यूज़ किसने किया था? होरेश ने। कहाँ पर? आर्स एंड पोइटिका में। 3 क्वेश्चन मिल गए। और ये एक्चुअल है क्या? ये है अब अबोव। ठीक है, अब अबव का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसे होरेश ने यूज़ किया था आर्स इन पोइटिका में। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए, ये स्टेटमेंट को कंसीडर करिए और फिर बताइए ये किसके बारे में कहा जा रहा है। पहला सेंटेंस है, दिस थिएटर वॉज द सेंटर ऑफ इरिस ड्रामेटिक मूवमेंट। ये जो थिएटर था ये इरिस ड्रामेटिक मूवमेंट का सेंटर था। दूसरा सेंटेंस है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1904 बट इट केम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ द इरिस लिटरेरी थिएटर विच वॉज फाउंडेड इन 1899 बाई W.B. Yeats एंड लेडी जॉर्ज ग्रेगोरी इसाबेला ऑगस्टा लेडी ग्रेगोरी। ठीक है, मतलब ये 1904 में इस्टेब्लिश हुआ, बट ये रिजल्ट मतलब ये इरिस लिटरेरी थिएटर फाउंडेड कब हुआ? 1899 में। किसके द्वारा? W.B. Yeats के द्वारा, W.B. Yeats और लेडी ग्रेगोरी द्वारा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस क्या है? इट्स एम वॉज टू प्रेजेंट इरिश प्लेज ऑन। नंबर 3 है, इट्स एम वॉज टू प्रेजेंट इरिश प्लेज ऑन इरिश सब्जेक्ट्स परफॉर्म्ड बाय इरिश एक्टर्स। ठीक है, यानी इसका एम था कि इरिश प्लेज को इरिश सब्जेक्ट में परफॉर्म करना इरिश एक्टर के द्वारा। नंबर 4 क्या था? J.M. Sanges, the playboy of the Western world, created riots as Irish morality was offended by a reference in the text to a women's shift, that is chemise। ये सब किसके बारे में बोला गया? ये एबे थिएटर के बारे में बोला गया। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फिक्शन। ये फिक्शन का फॉर्म है। इट्स ग्रीक टर्म मीन्स एडवेंचर नॉवल। इसका ग्रीक टर्म है एडवेंचर नॉवल। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द पिकारेस्क नॉवल। ये पिकारेस्क नॉवल का भी फॉर्म है। दो इट इंटेंड्स टू बी इंटरटेनमेंट, यद्यपि इसका मतलब है इंटरटेनमेंट। इट समटाइम्स ऑफर्स अ सीरियस पर्पस, मतलब यद्यपि इसका इंटेंट है इंटरटेनमेंट, लेकिन फिर भी ये कभी कभी सीरियस पर्पस देता है। ये क्या है? आंसर इज ए, यानी कि ये है अबेंटियोरोमन। ठीक है, अबेंटियोरोमन। क्वेश्चन नंबर 4, it is a term for verses which depend mainly on their sound for meaning. It is used by Edith Sitwell. The term is एडिथ सिटवेल के द्वारा यूज़ किया गया, और इसका मेनली यूज़ क्या होता है? डिपेंड किस पे करता है? साउंड और मीनिंग के लिए साउंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये वर्सेस पे यूज़ होता है। ठीक, अब ये क्या है? इट्स एब्स्ट्रैक्ट पोएम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्स्ट्रैक्ट पोएम को किसने पहले यूज़ किया? एडिथ सिटवेल ने किया। ये किस में यूज़ होती हैं? वर्सेस में, ऑब्वियस सी बात है। और ये किस पे डिपेंड करती हैं? मीनिंग के लिए ये साउंड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, एक्ट इज। एक्ट क्या है? पहला ए ऑप्शन है अ मेजर डिवीज़न इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। दूसरा है टू परफॉर्म द ड्यूटी। तीसरा है अ कैंटो ऑफ अ पोएम। डी नंबर है एक्टिंग बाय कोरस, मतलब कि कोरस के द्वारा एक्टिंग करना है एक्ट, या फिर पोएम का जो कैंटो पार्ट होता है उसको एक्ट कहते हैं। अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना ये एक्ट होता है, या फिर मेजर डिवीज़न इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। यही ऑप्शन है ये ए। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ अ लिटरेरी टर्म। इट इन्वॉल्व्स कमेंटिंग ऑन एन ओपोनेंट और अगेंस्ट एन ओपोनेंट। It applies to the arguments which attack the character of the arguer rather than argument itself. It is done to undermine the opponent, not to undermine the arguments. It is from a Latin word which means argument, to the man.
or toward the person or argument against the man. This term is ad hominem. इस टर्म को कहते हैं ad hominem. ठीक है, मतलब ये एक लिटरेरी टर्म है, ये ओपोनेंट कमेंट्स पे इन्वॉल्व होता है या फिर अगेंस्ट होता है ओपोनेंट के. इट अप्लाइज टू द आर्ग्यूमेंट्स विच अटैक द कैरेक्टर ऑफ द आर्ग्यूअर रेदर दैन द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ. मतलब ये जो बंदा आर्ग्यू कर रहा है उस पर अटैक करता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द टू सेंटेंसेस. एंटीथेसिस always commands attention and is therefore a powerful mode of emphasizing a statement. But antithesis is not always at one's command, and it must not be strained after. A very sharp, sudden, and unexpected antithesis is called an epigram. ठीक है, मतलब एंटीथेसिस जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं उनको हम एपिग्राम भी कह सकते हैं, और एंटीथेसिस हमेशा अटेंशन पे कमांड करते हैं. ठीक है, बट एंटीथेसिस इज़ नॉट ऑलवेज एट वंस कमांड. लेकिन एंटीथेसिस हमेशा एक पे कमांड पे नहीं होता है. पहला सेंटेंस तो ये है एंटीथेसिस. अब इसका एग्जांपल है, यू चीटेड एंड लाइड टू योर वाइफ बट यू एक्सपेक्ट द जूरी टू बिलीव यू नाउ. तुमने अपनी वाइफ को झूठ बोला और अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि जूरी तुम पे विश्वास करे. क्वेश्चन समझिएगा. द फर्स्ट सेंटेंस इज अबाउट एंटीथेसिस. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेकेंड सेंटेंस? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस. आंसर क्या है? नो, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एड होमिनेम. ठीक, ये जो दूसरा सेंटेंस था वो एड होमिनेम का एग्जाम्पल है, एंटीथेसिस का नहीं. इसमें आप देखिए एंटीथेसिस को सॉरी एड होमिनेम को समझिएगा. फर्स्ट मैन, ऑल मर्डर्स आर क्रिमिनल्स बट अ थीफ इज़ नॉट अ मर्डर एंड सो कांट बी अ क्रिमिनल. पहले आदमी ने कहा कि जितने भी मर्डर्स होते हैं वो सब क्रिमिनल होते हैं, लेकिन एक चोर मर्डर नहीं है इसलिए वो क्रिमिनल नहीं हो सकता. सेकेंड मैन ने कहा, वेल यू आर अ थीफ एंड अ क्रिमिनल. खैर तुम एक थीफ हो और क्रिमिनल भी हो, सो देयर गोज़ योर आर्ग्यूमेंट. इसलिए तुम अपने आर्ग्यूमेंट के साथ जा रहे हो, है ना. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये एड होमिनेम का एग्जाम्पल है. क्लियर, ये एड होमिनेम का एग्जाम्पल है. एड होमिनेम में क्या होता है कि अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट पे जा रहे हैं, मतलब अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आप किसी भी गलत चीज़ को भी सही करेंगे. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9. In this figure, a statement is so extreme that it implies that it is impossible. I will believe that when pigs fly. एक देखिए, एक होता है हाइपरबली, एक क्या होता है? हाइपरबली. हाइपरबली में क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एग्जाजरेट करना, बढ़ा चढ़ा. एक होता है अडाइनेटन. अब अडाइनेटन क्या होता है? ये ऐसा होता है जो इम्पॉसिबल है, मतलब आप बात ही अब्जर्ड कर रहे हैं, बेतुकी बात कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं? मैं इस पे तभी विश्वास करता हूँ जब पिग्स फ्लाई करेगा. मतलब इम्पॉसिबल टास्क है, हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो अडाइनेटन. ठीक. विच फिगर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरबोल. हाइपरबली का फॉर्म कौन है? तो मैंने भी बताया अडाइनेटन. हाइपरबली में चीज़ें फिर भी थोड़ा सा समझ में आती हैं, मतलब बियॉन्ड नहीं होती हैं, और अडाइनेटर में क्या होता है कि बियॉन्ड हो जाती हैं चीज़ें. क्लियर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. इट इज़ ऑफ्टन फाउंड एट द एंड ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर. इट जनरली कवर्स द स्टोरी ऑफ हाउ द बुक केम इन टू बींग और ऑफ हाउ द आइडिया फॉर द बुक वॉज डेवलप्ड. इट इज़ नोन एज. देखिए, मतलब ये जनरली क्या होता है कि किसी भी लिटरेचर के एंड पार्ट पे आता है और ये स्टोरी को पूरा कवर करता है कि ये बुक कहाँ से आई और इस आइडिया कैसे आया, कैसे डेवलप हुई. इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आफ्टरवर्ड. इट इज़ कॉल्ड आफ्टरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 12. एजिड प्रोप थिएटर अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज़. एजिड प्रोप थिएटर है जो 20th सेंचुरी का है, ये क्या है? अ फॉर्म ऑफ फोल्क थिएटर इन रूरल इंग्लैंड. बी ब्रेक्टियन ड्रामा. सी मार्क्सिस्ट एंड और communist propaganda using the theater form. D. A civil rights movement on the street of Chicago, United States. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मार्क्सिस्ट एंड आर कम्युनिस्ट
प्रोपोगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, it is an ancient Greek term for a struggle or contest. A literary work with the dispute between two characters form its major part of the action. This kind of debate reminds Candida, Waiting for Godot, and Harold Bloom's anxiety of influence, a struggle between new poets and old poets. This Greek term is agon. मतलब कि जो पुरानी चीज़ों और नई चीज़ों के बीच में स्ट्रगल चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसको क्या कहते हैं? एगॉन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इट यूजुअली रिफर्स टू अ सॉन्ग, ट्यून, मेलोडी और ऑल थ्री। दिस टर्म इज, ये सामान्यतः सॉन्ग, ट्यून या मेलोडी को रिफर करता है या फिर कभी कभी तीनों को। ये टर्म कौन सा है? दिस टर्म इज एयर। इस टर्म को कहते हैं एयर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव, एक सेकेंड, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नोन एज। मतलब कि एक नैरेटिव चीज़ें हैं जिसमें सेकेंड मीनिंग को प्रेशर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंड मीनिंग होती है एलेग्री। आपको पता है एलेग्री में कोई भी स्टोरी बताई जाती है तो वो किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू या कोई एग्जाम्पल देकर, तो उसको एलेग्री कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16, a story or a poem in which characters, setting and events stand for other people or events or abstract ideas or qualities is known as allegory। यही चीज़ हो गई कि एक स्टोरी या पोएम है जिसमें कैरेक्टर या सेटिंग या इवेंट्स को दूसरी जगह, दूसरे पीपल या इवेंट्स से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से इलिस्ट्रेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको एलेग्री कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, बेनियान्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन इंस्टेंस ऑफ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बेनियान्स का एक वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये कैसा इंस्टेंस था? तो ये एक एलेग्री है। ठीक, एलेग्री है। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज एन इंस्टेंस ऑफ। ये भी एक एलेग्री है स्पेंसर की, है ना। अलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज। अलिट्रेशन क्या होता है? पहला ऑप्शन है अ लिटरेरी जॉनरे, सेकेंड ऑप्शन इज रिपीटेड कॉन्सोनेंट इन अ सेंटेंस। देखिए, जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं, जब वॉवेल रिपीट होता है उसे एसोनेंस कहते हैं, जब अ रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, इसे अलिट्रेशन कहते हैं। मतलब सिर्फ साउंड रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, है ना, तो उसे अलिट्रेशन कहते हैं। Remind this. Okay. Come to the question number 20. Oh, but I fear the fickle frex is an instance. देखिए, इसमें मैं आपको समझाती हूँ। इसमें अलिट्रेशन है। कैसे? फियर में एफ, फिकल एफ, एफ, सब में एफ रिपीट हो रहा है, तो ये अलिट्रेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, फुल फैदम 5 दाई फैदर लाइज। अब ये भी अलिट्रेशन है क्योंकि एफ एफ एफ। अब अच्छा, इसको मैंने एसोनेंस या कॉन्सोनेंस क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें तो ये कॉन्सोनेंस है, यहाँ पर 5 में ये एसोनेंस आ गया और ये यहाँ पर एसोनेंस है। इस जब मिक्सअप है होके रिपीट हो रही चीज़ें तो वो अलिट्रेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म फॉर समवन एल्सेज नेम यूज्ड बाय एन ऑथर इज। इसको अलोनिम कहते हैं। एक टर्म जहाँ पर किसी और का नाम ऑथर के द्वारा यूज़ किया जाता है उसे अलोनिम कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, अ रेफरेंस टू समवन और समथिंग दैट इज़ नोन फ्रॉम हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस और अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर इज़ अल्यूजन। मतलब एक रेफरेंस है या समवन, किसी चीज़ का रेफरेंस आप किसी मतलब हिस्ट्री या लिटरेचर या रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या साइंस का किसी और ब्रांच में दे रहे हो, किसी और जगह पे लिटरेचर में दे रहे हो, तो उसको हम अल्यूजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्यूजन। क्वेश्चन नंबर 24, अल्यूजन इज। अल्यूजन क्या है? एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग। किसी चीज़ का इनडायरेक्ट रेफरेंस देना है, उसको अल्यूजन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अब देखिए इसको, इसमें अल्यूजन पूरी तरीके से आप समझ लेंगे। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, पहला पॉइंट है।
क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपसे बोला जाए कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है और कौन सा क्या सब सही है, ऐसे है ना। तो आपको सारे पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, करेक्ट। इट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट, रियल और इमेजिनरी, ये भी सही बात है, किसके लिए कही जा रही है। इट इज़ अ पासिंग रेफरेंस एज इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल द पर्सन और थिंग टू विच इट रिफर्स। मतलब ये एक पासिंग रेफरेंस है, लेकिन ये डिटेल नहीं बताता है कि किसके बारे में बात कही जा रही है। 4 इनडायरेक्ट होता है ना, अब समझ गए होंगे आप। इट मे बी फ्रॉम फिक्शन, फोरक्लोर, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट। अब ये कहीं से भी हो सकता है, फिक्शन से, फोरक्लोर से, हिस्टोरिकल से, इवेंट से या रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट से। ये क्या है, ये अल्यूजन के बारे में बात कही जा रही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 तक ही आज करा रही हूँ। आई विल अपलोड अनदर वीडियो, विल होप सो कि मैं अब 100 क्वेश्चन का अपलोड करूँ, क्योंकि 2000 क्वेश्चन हैं, ऐसे ही कंप्लीट नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।